उत्तर प्रदेश में चुनाव सामने है, इसलिए जाति धर्म पर सियासी जंग है। ट्विटर पर आर पार है, सामने चुनावी लड़ाई है, अभी तो अंगड़ाई है। इसी बात को लेकर मचा है बवाल, तो मैं लेकर आया हूं देश का सवाल। नमस्कार, मैं हूं मनीष अवस्थी, हाजिर हूं आपका अपना पसंदीदा डिबेट शो देश का सवाल लेकर। गाजियाबाद में एक बुजुर्ग के साथ मारपीट की दुखद वारदात होती है। हर किसी को तस्वीरें देख दुख भी होता है, तकलीफ होती है कि कौन है ये हैवान और इन पर एक्शन कब होगा। पुलिस एक्टिव होती है और आरोपियों की गिरफ्तारी भी हो जाती है, लेकिन हम सब इसके बीच जो सियासत और साजिश रची जाती है वो अफसोसजनक भी है। वायरल वीडियो को लेकर दावा किया जाता है कि वीडियो में मुस्लिम बुजुर्ग से पिटाई जय श्री राम का नारा लगाने को लेकर की गई। खबर वायरल की गई कि कनपट्टी पर बंदूक रख जय श्री राम का नारा लगाने को कहा गया और जब नारे नहीं लगाए गए तो बुजुर्ग मुस्लिम अब्दुल समद की दाढ़ी काट दी गई और उनके साथ बेदर्दी से मारपीट की गई। अब इस मामले में पुलिस ने ट्विटर के खिलाफ मामला दर्ज किया है। वहीं सोशल मीडिया पर भ्रामक खबरें फैलाने और धार्मिक भावनाएं भड़काने के आरोप में गाजियाबाद पुलिस ने 9 नामजद लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की है। जांच में यह बात सामने आई है कि अब्दुल समद ताबीज बनाने का काम करते हैं। उसके लिए दिए गए ताबीज से आरोपियों के परिवार पर उल्टा असर हुआ, इस वजह से उन्होंने इस घटना को अंजाम दिया। लेकिन वीडियो वायरल होने के बाद इस खबर को जो धार्मिक एंगल देने की कोशिश की गई, उसे लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। की तरह मारा गया, पीटा गया और उनकी दाढ़ी को काट दिया गया। कौन है ये लोग? ये वही लोग हैं जो भारत के मुसलमानों में नफरत को पैदा कर दिए हैं। आज क्या मुसलमानों की कोई डिग्निटी नहीं है? क्या एक ज़ईफ मुसलमान जो 72 इयर्स का है उसकी दाढ़ी की डिग्निटी नहीं है? बुरी तरह पीटा जा रहा है, बुरी तरह मारा जा रहा है, वीडियो निकाला जा रहा है। और ये बराबर 2014 से जब से नरेंद्र मोदी की सरकार आई है, राइट टू डिग्निटी जो मुसलमानों का है उसको छीन लिया जा रहा है। कभी इखलाक को मारा जाता है, कभी पीलू खान को मारा जाता है, कभी जुनैद को मारा जाता है, कभी अकबर को राजस्थान में जला दिया जाता है। ये कंटिन्यूस वाकयात चल रहे हैं। ये इसलिए चल रहे हैं क्योंकि इन ये जो करने वाले पूरे शैतान हैं। इनको इंसान नहीं कह सकते, हैवान बन चुके। उनको मालूम कि जब ये करेंगे तो महापंचायत होगी, उनको बीजेपी और आरएसएस की तरफ से उनको पॉलिटिकल पावर मिलेगा। मैं इसका स्ट्रांग अल्फाज में कंडेम करता हूं। एक बुजुर्ग जो मुस्लिम व्यक्ति के साथ जो घटना हुई उसमें पुलिस ने कठोर कार्रवाई की है, लेकिन कांग्रेस के नेता श्री राहुल गांधी जी और ओवैसी द्वारा जिस तरह भगवान राम के लिए, राम भक्तों के लिए कहा गया, उसकी मैं निंदा करता हूं और मैं मांग करता हूं कि इन्होंने ट्वीट करके जिस तरह से भड़काने का काम किया, भगवान राम के भक्तों को सर उठाने का काम किया, कि देश में दंगा कराने की जो लगातार साजिश कर रहे हैं, इनके खिलाफ रासुका के तहत मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तार करके जेल भेजा जाए, जिससे कि भविष्य में इस तरह की कोई घटनाएं ना हो। जी हाँ, इस बीच आ रही एक बड़ी खबर। ट्विटर पर एक्शन के बाद कानून मंत्री का बड़ा बयान। गाजियाबाद की घटना ट्विटर की मनमानी है। ट्विटर गाइडलाइन का पालन करने में नाकाम रहा। ट्विटर को बार बार मौके दिए गए। सोशल मीडिया पर फेक न्यूज बड़ा खतरा। इस वक्त की बड़ी खबर रविशंकर प्रसाद का बयान। इस वक्त की बड़ी खबर। इस बड़ी खबर के बाद वहीं गाजियाबाद के SSP अमित पाठक ने इंडिया न्यूज से कहा कि फेक खबरों को लेकर अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी जल्द कार्रवाई हो सकती है। साथ ही ट्विटर से जुड़े लोगों से पूछताछ भी की जाएगी। वीडियो डालने के मामले में ट्विटर पर पहली FIR देश में दर्ज हुई है। हमारे साथ DIG अमित पाठक साहब मौजूद हैं। गाजियाबाद के लोनी बॉर्डर में हुई है। गाजियाबाद SSP भी हैं अमित पाठक साहब। सर, FIR दर्ज हुई है, पहले उसके बारे में तफसील से जानना चाहिए। जो घटना हुई उस घटना पे हम लोगों ने FIR करी और जो मारपीट की घटना में लोग शामिल थे उनको हमने जेल भेजा और शेष अभियुक्तों के लिए भी टीमें लगी हुई हैं। किंतु इसी बीच सोशल मीडिया पर जो फैक्ट्स बता करके पोस्ट हुए वो फैक्ट्स सही नहीं पाए गए
घटना में कोई भी धार्मिक एंगल होना नहीं पाया गया। ये व्यक्तिगत कारण से की गई मारपीट थी, जिसको हम लोग उचित धाराओं में जिस पे कार्रवाई भी कर रहे हैं। लेकिन इसको एक दूसरा बताते हुए और इससे हेट्रेड फैलाने की कोशिश की गई और कम्युनल हार्मनी को डिस्टर्ब करने की कोशिश की गई, इसका संज्ञान लेते हुए हमने एफआईआर लिखी है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को लेकर पुलिस और सख्त हो सकती है, ऐसा संकेत गाजियाबाद रेंज के डीआईजी दे रहे थे। जी हां, ऐसे में कई सवाल उठना लाजमी है। क्या हर खबर को सांप्रदायिक रंग देकर माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है? क्या 2022 चुनाव से पहले हिंदू मुस्लिम करने के प्लान को अंजाम दिया जा रहा है? क्या ट्विटर फर्जी खबरों को प्लेटफॉर्म बन गया है? और इसके साथ साथ कुछ और भी सवाल होंगे जिस पर बहस करने के लिए हमारे साथ मेहमानों का बड़ा पैनल है। पैनल में आपके टीवी स्क्रीन पर, जी आपके टीवी स्क्रीन पर देश के जाने माने साइबर एक्सपर्ट डॉक्टर पवन दुग्गल हमारे साथ हैं। हमारे साथ कांग्रेस की नेता प्रवक्ता साधना भारती हमारे साथ हैं। हमारे साथ आपके टीवी स्क्रीन पर डॉक्टर अनुराग भदौरिया, समाजवादी पार्टी के आप नेता हैं, प्रवक्ता हैं। डॉक्टर भदौरिया, आपका स्वागत है। और हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता जयराम विप्लव हमारे साथ हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके टीवी स्क्रीन पर सबसे पहले मैं चलूंगा पवन दुग्गल जी। पवन जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? पवन जी, कैन यू हियर मी? पवन जी तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रहा है। आइए चलते हैं जयराम विप्लव की ओर। जी हां जयराम, ट्विटर के कंधे पर सियासी जंग, हिंदू मुस्लिम की तैयारी दिखाई दे रही है। देखिए, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। ट्विटर जैसा प्लेटफॉर्म जो लोगों तक संदेश और बेहतरीन माध्यम है, उस प्लेटफॉर्म को अगर वरदान की जगह अभिशाप बनाने की कोशिश हो, उससे अगर भारत की सोशल हार्मोनी, सांप्रदायिक सद्भाव को निशाना बनाया जाए, उससे हमारी संप्रभुता, हमारी एकता और अखंडता को तोड़ने की कोशिश हो, तो निश्चित रूप पर ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और भारत के कानून के दायरे में ये सभी चीजें आती हैं। पुलिस अपना काम कर रही है और सरकार ने भी कड़ाई से एक्शन लिया है, क्योंकि ये अगर एक मामला केवल बुजुर्ग की मार पिटाई का होता तो ये सामान्य सी कानूनी प्रक्रिया के तहत होता, एक छोटी सी आपराधिक घटना मात्र होती। लेकिन जिस प्रकार से उस पर फेक न्यूज फैलाया गया, भारत की 100 साल से पुरानी राजनीतिक पार्टी के पूर्व मुखिया रहे, भारत में संसद के सदस्य राहुल गांधी स्वयं उसको ट्वीट कर देते हैं बिना फैक्ट चेक किए। हमारी छोटी सी फॉलोइंग ही सही, लेकिन हम लोग भी चेक करके ही डालते हैं कि कहीं बेइज्जती ना उठाना पड़े। आवेश में आकर के, भावावेश में कोई ऐसा फैक्ट हम ना डाल दें, अपनी ओर से अपनी विचारधारा को, अपने प्रोपेगेंडा को मजबूत करने के लिए इस प्रकार की चीजों का जब सहारा विपक्ष लेता है और एक पूरा नेक्सस है, राहुल गांधी ट्वीट करते हैं, असादुद्दीन ओवैसी आ जाते हैं, बॉलीवुड से स्वरा भास्कर आ जाती है, खुद को फैक्ट चेकर बताने वाले अल्ट न्यूज के को फाउंडर आ जाते हैं और तमाम तरह के लोग आ जाते हैं। और ट्विटर इस पर कोई टैग नहीं लगाता है, यहाँ पर मैनिपुलेटेड मीडिया या फेक न्यूज का कोई टैग नहीं लगाता है। तो ट्विटर की भूमिका भी जांच के दायरे में है, इसलिए इन सब चीजों से जांच होनी चाहिए और देश की एकता के साथ, हमारे सांप्रदायिक सद्भाव के साथ ये जो खिलवाड़ करने की कोशिश की जा रही है, ये जो नैरेटिव करने की कोशिश की जा रही है कि 2014 के बाद से इस प्रकार की चीजें हो रही है, ये साफ राजनीतिक साजिश को दिखाता है। मनीष भाई, जयराम मैं आपके पास आऊंगा। साधना भारती लगातार जब आप कह रहे थे तो उनकी उंगली उठी हुई थी। साधना जी, मेरा सवाल आपसे, जयराम की बात को आगे बढ़ाते हुए मेरा सवाल आपसे है कि आपको नहीं लगता बुजुर्ग के साथ जो हुआ बहुत गलत हुआ? ऐसा कतई नहीं होना चाहिए। बुजुर्ग की दाढ़ी काट दी गई, बहुत गलत बात है, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ अगर इस तरह की बातें आती हैं तो मानवता की नाक कट जाती है। बगैर किसी वीडियो की जांच परख किए ट्विटर पर डाल देना, यह ठीक उसी तरह संकेत करता है कि जिस तरफ आप पर एक बार उंगली उठी थी कि साजिश की टूल किट भी फेसबुक, ट्विटर के जरिए आप लोग आगे बढ़ाते हैं। आदरणीय मनीष जी, देखिए, सबसे पहली तो ये बात है कि टूल किट की अगर आप बात करें तो फेक किट कौन बनाता है,
किसके ट्वीट पर मैनिपुलेटिव ट्वीट लिख दिया गया था इस टूलकिट के मामले पर, ये सब जानते हैं। दूसरी बात ये है, मैं बहुत जरूरी बात इसमें उठाना चाहूंगी। एक तो भारतीय जनता पार्टी के लोग खुद फैक्ट चेक करके आया करें, पढ़ कर आया करें। दूसरी बात देखिए, सबसे पहली बात, ये बुजुर्ग जो है जिसके अब्दुल समद सैफी, जिसके बारे में बात की जा रही है, चर्चा की जा रही है, उसके बेटे ने खुद आकर, उनके बेटे ने खुद आकर इस बात को क्लियर किया। जो पुलिस ये कह रही है कि ये तावीज का मामला था, तावीज बेचते थे, उन्होंने कहा हमारे तो पूर्वज भी तावीज नहीं बेचते थे, हमारा तो कोई तावीज का काम धंधा ही नहीं है, हम तो बड़े ही हैं, लकड़ी का काम करते हैं। दूसरी बात, इस बुजुर्ग ने 5 जून को घटना हुई तो 7 जून को कंप्लेन की, FIR भी दर्ज हुई, उनके मुताबिक भले ना दर्ज हुई हो, लेकिन कंप्लेन में ये कहा गया कि उनको कमरे में बंद किया गया, जंगल में ले जाया गया, पिटाई की गई, जय श्री राम बुलवाने के लिए मजबूर किया गया, कनपट्टी पर रिवॉल्वर रखी गई, ये सब बात कही गई है। और उसके बाद पुलिस का ये बयान है कि उत्तर प्रदेश की पुलिस पर कैसे यकीन, अरे बीच में मत बोलिए साहब, ये झासाराम बाबा के प्रवक्ता ना बोले, गौरसेवादियों से मुझे कुछ शिक्षा लेने की जरूरत नहीं है। जयराम विप्लव जी, साधना जी को अपनी बात रख लेने दीजिए। जयराम जी, साधना को अपनी बात रख लेने दीजिए। थोड़े स्तरीय लोगों को बिठाइए। ये झासाराम तो कुछ से कुछ बोलना है, इससे क्या होता है? तथ्यों पर बात करिए। मालूम है, बौखलाइए मतलब भाई साहब, बौखलाइए मतलब नहीं है। अरे फैक्ट पर बात करती हूँ, आपकी तरह झासाराम राहुल गांधी ने वो नहीं मानती, माफी मांगिए, या तो इनको म्यूट कर दे या मुझे बोलने का मौका माफी मांगिए। जयराम विप्लव जी, मुद्दा गंभीर है, मुद्दा गंभीर और संवेदनशील है। मुझे ऐसा लगता है कि एक वक्त एक ही व्यक्ति बोले तो ज्यादा बेहतर, एक वक्त एक ही व्यक्ति बोले तो ज्यादा बेहतर। अभी डॉक्टर अनुराग भदौरिया का जवाब बाकी है। जयराम विप्लव जी, साधना जी को अपनी बात रखने दीजिए। आप वो जो कह रही है उस पर अपने सवाल आप दाग सकते हैं, मैं आऊंगा आपके पास, उनको अपनी बात रख लेने दीजिए। साधना अपनी बात कहें आप, तो डॉक्टर भदौरिया के पास चलूं। जी बिल्कुल, तो मैं ये कहना चाहती हूँ, अगर उत्तर प्रदेश की बात मान ले पुलिस की, तो उत्तर प्रदेश पुलिस के हाथरस कांड में तो लॉ एंड ऑर्डर जो ADG थे वो ये कह रहे थे रेप ही नहीं हुआ। CBI की जांच के बाद पता लगा कि रेप की पुष्टि हुई। उसके बाद इन्हीं के DM ने अंधेरी रात में शव को किस तरह जलाया, आप लोगों ने बहुत प्राथमिकता से उसको दिखाने का काम किया, क्या कार्रवाई हुई? तो इस पुलिस पर क्या हम भरोसा करें, जबकि फैक्ट तो ये है कि दोनों तरफ से विरोधाभास है। तो पहले उसकी जांच होनी चाहिए। और दूसरी बात देखिए, मैंने भी दिल्ली विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की है, लेकिन साधना जी, जयराम हमारे साथ साइबर एक्सपर्ट, हमारे साथ साइबर विशेषज्ञ पवन दुग्गल जी भी जुड़ चुके हैं। डॉक्टर भदौरिया आपके पास आता हूं। पवन जी ने बहुत थोड़ा समय दिया, डॉक्टर भदौरिया आपके पास आता हूं। पवन जी के पास पहले चलना चाहूंगा। पवन जी, कैन यू हियर मी? आपको मेरी आवाज आ रही है? जी, पूरी आवाज आ रही है। जी पवन जी, पहली बार अमेरिकी किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कंपनी पर FIR दर्ज हुई है। ट्विटर ने भारत सरकार के नियम को नहीं माना या ऐसे संकेत दिए कि वो नहीं मानेगा। 90 दिन का वक्त दिया गया। आपको क्या लगता है कि अब मामला कैसे आगे बढ़ेगा? पवन जी देखिए, अब तो घर में आग आ गई है। अब सवाल यह है कि ट्विटर किस तरीके से आग बुझाता है, क्योंकि जब उसने 90 दिन में IT रूल्स का पालन नहीं किया तो उसने अपने आप में एक गैम्बल ले लिया, और 90 दिन जैसे खत्म हुए, जो कानून ने उसको सुरक्षा कवच प्रदान किया हुआ था, वो सुरक्षा कवच लुप्त हो गया, खत्म हो गया, बिल्कुल गायब हो गया। और वो बात है 26 मई 2021 की रात की। तब से लेकर अब तक बहुत सारा पानी पुल के नीचे से बह चुका है। अब उस दिन से ही ट्विटर जो है लीगली लायबल है। और ये जो अब गाजियाबाद में FIR दर्ज हुई है, ये पहला पड़ाव है, आखिरी पड़ाव नहीं है। अब मैं समझता हूं कि आने वाले समय में अलग अलग राज्यों में, अलग अलग शहरों में अलग अलग प्रकार के FIRs, क्रिमिनल कंप्लेंट्स या मुकदमे अब दर्ज किए जा सकते हैं, क्योंकि जो सुरक्षा कानून ने ट्विटर को एज एन इंटरमीडिएट दी थी, अब वो लुप्त हो चुकी है। अब उसको हर केस में जवाबदेही देनी पड़ेगी कि आप वो लायबल कैसे हैं, कैसे वो नहीं है। और ट्विटर के पास अब एक ही विकल्प है, वो अदालत जाएगा, शायद इस गाजियाबाद FIR को क्वॉश करने की बात करेगा, लेकिन तब भी अदालत उससे पूछेगी, भाई आप बताइए कि आपने कानून का पालन कैसे किया है। अगर पालन किया है तो जो सुरक्षा कवच आपके पास था वो हम आपको बरकरार दोबारा देते हैं।
लेकिन अगर आपने पालन ही नहीं किया है तब आपका सुरक्षा कवच चला गया है और आपको जो क्रिमिनल ट्रायल फेस करना है वो करना पड़ेगा, क्योंकि आईटी रूल्स 2021 कहते हैं कि अगर आप मेरे प्रावधानों का पालन नहीं करते हैं तो न केवल आपका सुरक्षा कवच कानून खींच लेगा, साथ ही साथ आपके कंपनी के जो टॉप मुलाजिम हैं, टॉप मैनेजमेंट है, उनको अरेस्ट किया जा सकता है, उन्हें जेल भेजा जा सकता है, सजाएं दी जा सकती हैं। तो ये पहली बार है भारत के इतिहास में कि सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए क्रिमिनल लाइबिलिटी इन्वोक की गई है, और शायद इसलिए अच्छा भी है क्योंकि एक मैसेज ऑफ डेटरेंस जाना जरूरी है। जो हनीमून चल रहा था 2009 से लेकर 2021 तक का, जहां पे सर्विस प्रोवाइडर्स को बहुत स्पेशल ट्रीटमेंट दी हुई थी, वो कहानी खत्म हो गई। अब 2021 के रूल्स कहते हैं कि साहब मेरे तो रूल्स पालन करिए और सुरक्षा कवच को बरकरार रखिए, ना पालन करिए तो कोई दिक्कत की बात नहीं, जो कानूनी परिस्थितियां हैं उसका सामना करिए। और अगर वो सामना आप करना लग जाएंगे, जो पहला मुकदमा अब हो गया है, मुझे लगता है कि ये बहुत इंटरेस्टिंग पड़ाव होगा कि भारतवर्ष में सूचना प्रौद्योगिकी कानून किस हद तक आगे उभरेगा। लेकिन एक मैसेज इस एफआईआर से सारे सर्विस प्रोवाइडर्स तक पहुंच गया है कि सरकार बहुत सीरियस है, अगर आपने इस कानून का पालन नहीं किया तो मुकदमेबाजी के लिए, एफआईआर के लिए तैयार हो जाइए और बहुत लंबी कतार ऑफ क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशंस, ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स के लिए तैयार हो जाइए। तो बेहतर आपकी में ही होगा कि आप भारतीय कानून का पालन करें और भारतीय मार्केट में भारतीय उपभोक्ताओं का डेटा का इस्तेमाल करें। लेकिन कहीं ना कहीं अगर आप कानून से असंतुष्ट हैं तो भारतीय संविधान आपको यह भी बोलता है आप उस कानून की चैलेंज करिए और उसको चुनौती दीजिए अदालत में, और जो अदालत बोलेगी उसको मान लेंगे। लेकिन आप बिना चुनौती दिए हुए आप ये नहीं कह सकते ये मेरी मनमर्जी है, मैं आपके कानून का पालन करूं या नहीं कहूं, और जब सरकार कदम उठाने लग जाए तब कहा जाए हम तो वचनबद्ध हैं आपके प्रति, हम कार्यरत हैं, हम कोशिश कर रहे हैं। देखिए, कानून में दो बातें होती हैं, या तो आप कानून के प्रावधानों का पालन करते हैं या नहीं करते, और अगर आपने समय अनुसार कानून के प्रावधानों का पालन नहीं करना है तो कोई दिक्कत की बात नहीं, जो लीगल कॉन्सिक्वेंसेज हैं, क्रिमिनल प्रोसिक्यूशंस हैं, वो सिलसिले शुरू होंगे। इसलिए जितनी जल्दी लोग कंप्लायंस करें अच्छा रहेगा। जी पवन जी, अहम जानकारी, संदेश और संकेत साफ है। अगर भारत के कानून को नहीं मानोगे तो आपको भुगतोगे। भारत के कानून के तहत आप अगर गलती करते पाए गए तो आपको उसका अंजाम भुगतना होगा। पवन जी, आता हूं आपके पास। डॉक्टर अनुराग भदौरिया, डॉक्टर अनुराग भदौरिया, यह आरोप है कि जिस समय इस वीडियो की जांच भी पूरी नहीं हो पाई थी, आपकी पार्टी के बड़े बड़े नेता फेसबुक लाइव पर बैठ गए थे। ओवैसी साहब कह लें, ओवैसी साहब तो खैर दूसरी पार्टी के मुखिया हैं, लेकिन कुछ ऐसे नेता जो कि विपक्ष के रूप में सामने आते हैं, आप लोग तो फेसबुक लाइव कर रहे थे। ऐसे में समाज का चेहरा समाजवादी तरीके से कैसे आगे बढ़ेगा जब आपको वीडियो का तथ्य ही नहीं पता? डॉक्टर भदौरिया, देखिए, एक बात तो आपको मान के चलना पड़ेगा कि उत्तर प्रदेश के अंदर में अब चुनाव आने वाले हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के पास कोई काम नहीं है जो आपने 4.5 साल में किया हो। 4.5 साल के काम तो आप गिना नहीं सकते क्योंकि आपने कुछ किया ही नहीं है। आप अब जाति धर्म की राजनीति का सहारा लेना चाहते हो, जाति धर्म की राजनीति पे बात करके प्रोपेगेंडा खड़ा करना चाहते हो। मैं पूछना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर नाम की कोई चीज है या नहीं है, कानून व्यवस्था है या नहीं, वहां बता दीजिए। कोई भी व्यक्ति किसी को कैसे पीट देगा? अगर पीटेगा तो फिर क्यों पीट सकता है? इतनी हिम्मत कहां से आई लोगों को कि वो एक बुजुर्ग को पीटने लगेगा, चाहे किसी वजह से पीट रहा हो? क्यों पीटेगा कोई? इसके मतलब कानून का खौफ नहीं है, पुलिस का खौफ नहीं है। सवाल तो ये उठता है कि पुलिस का खौफ है कहाँ पे? यहाँ तो गुंडा राज चल रहा है, कोई किसी को पीटने लग जाएगा। माने पुलिस वाले जनता को पीट दे, जनता वाला पुलिस को पीट दे, फिर पुलिस गुंडे को पीट दे, गुंडा पुलिस को पीट दे, मतलब ठोको नहीं, कोई किसी को भी ठोक देगा। ये ठोको नहीं चल रही है ना, इसके मतलब कि भारतीय जनता पार्टी ने ठोको नीति अपना रखी है। अपनी नाकामी छुपाने के लिए इधर उधर की बातें करने लगी, तमाम दुनिया भर का नेशनल इशू बना रही है। अरे लॉ एंड ऑर्डर का मामला है, संभालो भाई, तुम्हारा लॉ एंड ऑर्डर नहीं समझ रहा है, आप उसको नेशनल इशू बनाने जा रहे हैं। नेशनल इशू आप डॉक्टर भदौरिया, मुझे एक ब्रेक लेना है। डॉक्टर भदौरिया, मुझे एक ब्रेक लेना है। ब्रेक के बाद ये गर्मा गर्म बहस लगातार जारी है। क्या ट्विटर फर्जी खबरों का प्लेटफॉर्म बन गया है? कहीं मत जाइएगा, देश का सवाल जारी है छोटे से ब्रेक के बाद। देश का सवाल में ब्रेक के बाद फिर एक बार आप सबका स्वागत है। हमारे साथ मेहमानों का पैनल, जी हां, गर्मा गर्म बहस में हमारे साथ मेहमानों के पैनल में हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता जयराम विप्लव, हमारे साथ समाजवादी पार्टी के नेता प्रवक्ता डॉक्टर अनुराग भदौरिया, और हमारे साथ कांग्रेस की नेत्री और प्रवक्ता साधना भारती हमारे साथ है। जयराम विप्लव, जयराम, आप पर एक आरोप और लगता है। विपक्ष हमेशा ये आरोप लगाता है
कि सोशल प्लेटफॉर्म पर आप लोग एफआईआर करने में देरी नहीं करते, लेकिन आपकी जो अप्रोच होती है, जो आपका रवैया होता है, वो सिलेक्टिव होता है। कई ऐसे आपके कार्यकर्ता हैं जो इस तरह की पोस्ट वो भी डाला करते हैं सोशल प्लेटफॉर्म्स पर। जयराम, देखिए मनीष भाई, यहाँ पर साधारण कार्यकर्ताओं की तो बात ही छोड़िए आप। किसी पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष आज भी राष्ट्रीय अध्यक्ष इन वेटिंग हैं और दूसरे व्यक्ति भी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और बड़े बड़े लोग जब फेक न्यूज को डालने लग जाए तो उसके बारे में क्या कहा जाए। और बड़ी ही बेशर्मी के साथ वो ट्वीट अभी भी मौजूद है। कुछ लोगों ने तो ट्वीट डिलीट भी कर दिए। अब मैं आता हूँ, जो आरोप लगाने वाली पार्टी है उस पार्टी, साधना जी बोल लेने दीजिए, साधना जी बोल लेने दीजिए। मनीष भाई, वो पार्टी केवल इस देश में लोगों की जान के साथ खेलती है और उसमें अपनी राजनीतिक डॉक्टर भदौरिया आ रहा हूं। 1947 की आजादी के बाद जिस राजनीतिक कांग्रेस का जन्म हुआ, उससे पहले तो कांग्रेस थी आजादी की लड़ाई वाली। आज जो कांग्रेस है, 47 में देश के बंटवारे में लोगों के हाथों, लोगों के खून से इस हाथ ये पंजा रंगा हुआ है। इमरजेंसी के दौरान अरे भाई, 1984 में वही हुआ। आज भी दंगे करवा करके, दंगे फैलाने की कोशिश करके ये वही करना चाहते हैं। यहाँ से भी इनका मन नहीं भरता तो ये लोगों की जान लेने के लिए ये कह देते हैं कि कोवैक्सीन में बछड़े का खून मिला हुआ है, ताकि उस भ्रम में आकर के लोग वैक्सीन ना लें। ये कांग्रेस पार्टी का चरित्र है और बड़ी ही बेशर्मी के साथ इसको डिफेंड किया जाता है। जयराम, लेकिन एक और बात उठ रही है। जयराम, अगर आपने एफआईआर देखी होगी तो विपक्ष ये कह रहा है, जयराम अगर आपने एफआईआर देखी होगी तो विपक्ष ये कह रहा है कि इसमें मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। जयराम, साधना जी आ रहा हूँ आपके पास, भरपूर समय आ रहा हूँ आपके पास। करके लाखों लोगों के खून से जिनके हाथ रंगे हैं, सिख दंगों में जिनके खून से हाथ रंगे हैं, चीन के साथ जाकर के गलवैया करने वाले, वहाँ की कम्युनिस्ट पार्टी के साथ छुपे हुए समझौता करने वाले, पाकिस्तान की भाषा बोलने वाले, भारत के गद्दारों से हमें सर्टिफिकेट चाहिए क्या? देश को सांप्रदायिकता की आग में झोंकने वाली ये कांग्रेस पार्टी है। हजारों दंगे इस कांग्रेस पार्टी के शासन में हुए। 7 साल से देश में मोदी सरकार है, 5 साल से उत्तर प्रदेश में योगी सरकार है, एक भी सांप्रदायिक दंगे नहीं हुए हैं। ये हमारी पार्टी है, ये हमारा चरित्र है। चरित्र जिनका, लोगों की खूनों से जिनके हाथ रंगे हो, जिन्होंने इस देश का बंटवारा केवल अपनी सत्ता और सुख के लिए किया हो, जो चौथी पीढ़ी में आकर के भी लोगों को चैन से नहीं जीने देना चाहते हो, जो पार्टी फेक न्यूज जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष फैलाते हो, ऐसे पप्पू पार्टी से देश का विश्वास उठ गया है। उस अपने नेता को समझाइए, झूठी बातों का प्रचार न करें। आप कोई ट्रोल नहीं है। राहुल गांधी अगर स्वयं को ट्रोल समझते हैं तो ऐसी घटिया हरकत करें, लेकिन अनुराग भदौरिया जी कह रहे थे कानून व्यवस्था की बात। अरे अनुराग जी, ये कानून व्यवस्था की बात नहीं है केवल, ये बात है उस संभावित खतरे की जो आप लोगों के अंदर हिंदू और मुसलमान का भय बैठाना चाहते हैं। एक नैरेटिव असादुद्दीन ओवैसी स्क्रिप्ट लिख करके देते हैं और आप पढ़ना शुरू कर देते हैं। जयराम विप्लव, जयराम जी, मुझे डॉक्टर भदौरिया के पास जाना है। मुझे आपको थोड़ी देर के लिए जयराम करना पड़ेगा। जयराम जी, मुझे थोड़ी देर के लिए आपको जयराम करना पड़ेगा। आप धारा प्रवाह बोल रहे थे, थोड़ा आप पानी पिए। साधना भारती, आप तो विश्व विदुषी हैं। साधना भारती जी, आप तो विश्व विदुषी है, थोड़ा आराम करें। डॉक्टर भदौरिया खास समय निकालकर हमारे इस कार्यक्रम में जुड़े हैं। डॉक्टर भदौरिया, व्यक्तिगत मुद्दे को सांप्रदायिक रंग आखिर कौन दे रहा है? डॉक्टर भदौरिया, साधना जी, साधना भारती, साधना जी आऊंगा आपके पास। जयराम आऊंगा आपके पास। डॉक्टर भदौरिया को मुझे लाना है। डॉक्टर भदौरिया, व्यक्तिगत मुद्दे को सांप्रदायिक रंग आखिर कौन दे रहा है? डॉक्टर भदौरिया, कौन है जो माहौल बिगाड़ना चाहता है? डॉक्टर अनुराग।
देखिए, मैं आपको बताऊं, बड़ी मुश्किल से आप तो एक तो टाइम दे रहे हैं, आपने आधे घंटे बाद टाइम दिया है, उसमें ब्रेक पे चले गए, मेरी बात पूरी हुई नहीं, तो आप हमें ब्रेक के बाद ही लेते, ब्रेक के बीच में क्यों ले लिया भैया, ये बता दीजिए आप। हमें अपनी बात ही नहीं कर पाए, पूरी बात हम अपनी बोलते रहे। आपको भरपूर समय दूंगा, आप अपनी बात रखें अनुराग जी। देखिए, मैंने आपको बोला कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी राजनीति उत्तर प्रदेश में कर रही है, क्योंकि उसको इस बात का एहसास हो गया है कि उसकी सरकार नहीं आने वाली है, क्योंकि ऐसा कोई काम विकास का नहीं किया जो गिना पाए, इसलिए इस तरह के मुद्दे को गरमाते रहते हैं। मैंने आपको पहले बोला है, लॉ एंड ऑर्डर का मामला है जो सरकार फेल हुई है, सरकार पूरी तरह से इसमें फेल हुई है। अब सरकार इसको डाइवर्ट करना चाहती है, क्योंकि असली मुद्दों से ध्यान भटकाना चाहती है। असली मुद्दे समाज के अंदर में क्या है कि कोरोना से लोगों की मौतें हुई, उससे ध्यान भटकाना है। महंगाई यहाँ दिन पे दिन बढ़ती चली जा रही, लोगों का ध्यान भटकाना है। बेरोजगारी से आत्महत्या हो रही, लोगों का ध्यान भटकाना है। ध्यान भटकाने के लिए इस तरह की बातें कर रही है। अब ट्विटर की बात पे आ जाओ, जहां तक ट्विटर का मामला है, ये सरकार सोशल मीडिया पे भी, अब तक तो मीडिया पे इन्होंने अपना तानाशाही अपना रखी है, उनको डरा धमका रखा है जिससे कोई खास खबरें जनता तक ना पहुंच पाए। अब वो सोशल मीडिया पे भी कंट्रोल करना चाहते हैं, कहते हैं ना कि वो बोलने की आजादी को भी छीनना चाहते हैं। अगर सोशल मीडिया नहीं होता तो ये जो खबरें हैं, जो आपने खबरें देखी हैं, जो कोविड काल में नहीं हो पाती, नहीं किसी को एक खबरें मिल पाती, और सच खबर किसी को नहीं मिलती। मैं गारंटी के साथ बता रहा हूँ, जो लाशें तैर रही थी सोशल मीडिया नहीं दिखाता तो कैसे आती, जिस लाशों को नोच रहे थे सोशल मीडिया दिखाता नहीं तो कैसे आती। जिस तरह की खबरें देखने को मिली है तो दिखाना नहीं चाह रहे थे, अब सोशल मीडिया पे बैन लगाना चाहती है, सोचते सोशल मीडिया को कंट्रोल कर लो। लेकिन तो डॉक्टर भदौरिया, अगर मजहबी उन्माद फैल रहा है, हमारे देश की डॉक्टर भदौरिया, अगर मजहबी उन्माद फैल रहा है सोशल मीडिया के जरिए, तो वो अगर हमारे समाज की ताना बाना और समाज के ताने बाने के साथ अगर गंगा जमनी तहजीब को अगर वो ठेस पहुंचा रही है, वो ठोकर मारना चाहती है, तो उस पर रोक लगाना कहां तक लाजमी आपको नहीं दिखाई देता? क्या गलत है इसमें? नहीं, देखिए, उसमें जिस तरह की बात बार बार की जा रही है कि तो दोनों समुदाय के लोग हैं, भाई कोई समुदाय का हो, हिंदुस्तानी है, हिंदुस्तानी के ऊपर में हिंदुस्तानियों ने अटैक किया, तो जो हिंदुस्तानियों ने अटैक किया और क्यों किया, इसकी पूरी इंक्वायरी होनी चाहिए और उसको जांच होनी चाहिए। लॉ एंड ऑर्डर का मामला, इसके मतलब कि पुलिस का कोई खौफ ही नहीं है, कोई किसी को हिंदुस्तानी को पीट देगा, कभी भी आके पीट देगा, किसी बात में पीट देगा। अगर मान लो हमारे आपके किसी बात का झगड़ा है तो आप आके गोली मार देंगे, आप पीट देंगे, इसके मतलब पुलिस का कोई खौफ है नहीं उत्तर प्रदेश के अंदर ना। इसलिए कहते हैं उत्तर प्रदेश के अंदर में जंगल राज चल रहा है, गुंडा राज चल रहा है, कोई किसी को पीट सकता है। जी डॉक्टर भदौरिया, जयराम विप्लव का एक प्रश्न है। जयराम, आप क्या पूछना चाहते हैं? आप डॉक्टर भदौरिया से पूछ सकते हैं। जयराम, मनीष जी, मैं आपके माध्यम से एक छोटी सी बात कहना चाहता हूं। इन्होंने कहा कि किसी को पीटने का हक नहीं है, बिल्कुल सही है, उस पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन इन्होंने कहा कि सरकार फेल हो रही है, भाजपा इसलिए मुद्दे उठा रहे हैं। साहब, मुद्दे हम इसको जय श्री राम का नारा बता रहे थे, क्या हमने ट्वीट किया? ये राहुल गांधी जी ने ट्वीट किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस असादुद्दीन ओवैसी ने किया या हमने किया? या उस बुजुर्ग से ये वीडियो बनाकर डालने वाला समाजवादी पार्टी का नेता था या मेरा नेता था? आप क्या बातें कर रहे हैं? चिट भी मेरी, पत्नी मेरी। जब आप पकड़े गए तो लॉ एंड ऑर्डर का मामला। साधना जी आ रहा हूँ, साधना जी आ रहा हूँ। जिसने वीडियो बनाया, कोई सम पठान नाम है उसका, कोई पहलवान, वो किसका नेता है? वो भारतीय जनता पार्टी का नेता है। उसके पीछे मोदी जी का फोटो वीडियो में दिखाई पड़ रहा है या टीपू भैया का? ये जवाब ले लेते हैं, डॉक्टर भदौरिया का जवाब ले लेते हैं। जयराम जी, डॉक्टर भदौरिया, अगर आपने जयराम का सवाल सुना है तो आपका जवाब। देखिए, इस हिंदुस्तान के अंदर में, उत्तर प्रदेश के अंदर में कानून व्यवस्था कोई अपने हाथ में नहीं ले सकता, चाहे कोई बना रहे। तो सरकार की जिम्मेदारी बनती है, अगर किसी ने कानून व्यवस्था तोड़ा है तो उसको सजा देना है, तो सजा देने की जिम्मेदारी उनकी है। उसमें पार्टी देखो, बीजेपी है, समाजवादी है, कांग्रेस है, आपकी जिम्मेदारी बनती है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना। चाहे किसी पार्टी का कोई व्यक्ति हो, उसको सजा देना, उसको आपकी जिम्मेदारी बनती है। आप झूठ बोलना चाहते हो, जाति धर्म से तोड़ना चाहते हो। अरे कोई व्यक्ति किसी भी जात का हो, चाहे किसी भी धर्म का हो, अगर वो गलत कर रहा है, अगर उसको कोई गलती है तो उसको सजा मिलेगी। आप सजा वीडियो उसका प्रोपेगेंडा नेशनल इश्यू बनाना चाहते हो, इसके मतलब आप जनता को भड़काना चाहते हो। आप चाहते हो कि इसकी कोई इंक्वायरी हो, इसकी सजा मिले, आप सजा नहीं देना चाहते, आप सिर्फ जातियों की राजनीति करना चाहते हो। ये समस्या की बात है ना। कोई व्यक्ति हो सकता है, चाहे हम बार बार रिपीट कर रहा हूँ, किसी भी पार्टी का व्यक्ति हो, किसी भी धर्म का व्यक्ति हो, किसी भी जात का व्यक्ति हो, कानून व्यवस्था लेने का, अपने हाथ में लेने का अधिकार किसी को भी नहीं है। तो सरकार इसमें अपनी कार्रवाई करे। अच्छा, उत्तर प्रदेश की पुलिस को तो जनता को यकीन नहीं है, वो तो रात के अंधेरे में एक बच्ची का अंतिम संस्कार कर देती है बिना माँ बाप के पूछे, तो इसके पुलिस को भी यकीन मारेगा। ये पत्रकार को पहले बताना है कि एक्सीडेंट के बाद पता चलता है हत्या है, तो कैसे पुलिस को यकीन करेगा? पुलिस यहाँ गुंडों के
साथ मिलके तमंचे पे डिस्को करती है तो कैसे कोई पुलिस पे यकीन करेगा? तो पुलिस तो अपनी क्रेडिबिलिटी खो चुकी है ना पहले। ये पुलिस तो अपने आप को साबित करे उसकी क्रेडिबिलिटी है। पुलिस तो कई बार देखा गया, पुलिस को गुंडों के साथ मिला हुआ देखा गया, घूमते हुए उनके साथ पाया गया। इसके मतलब आप बताइए पुलिस की साधना जी, कहाँ है? साधना जी, चिंता का विषय हो रहा है कि पुलिस साधना जी, सोनिया राम हमें राम पर ज्ञान ना दे जाकर के साधना जी, ये जो कोशिश है सोशल प्लेटफॉर्म पर इस तरह के भ्रामक वीडियो डालकर उस पर सवाल खड़े करना, ये आम जनता को गुमराह करना नहीं तो और क्या। इसके साथ साथ साधना जी, चुनाव सामने इसलिए जाति धर्म के आधार पर हिंदू मुसलमान को गोलबंद करना, अगर यही सोच नहीं है तो और क्या दिखाई देती है साधना भारती? देखिए, मैं तो हमेशा से कहती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी क्या बीजेपी की फुल फॉर्म भारतीय जातिवाद पार्टी है असलियत में, क्योंकि अभी मध्य प्रदेश में भी इन्होंने कार्यकारिणी की बैठक बुलाई, उसमें कार्यकारी समिति से उमा जी जो जनेऊ दिखा करके जनेऊधारी ब्राह्मण जो कहते थे उत्तर प्रदेश में आके टोपी लगा के घूमने लगते हैं, उस पार्टी के प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी को जातिवादी बता रही है। अरे वो पप्पू गांधी कहाँ है? राहुल गांधी जी, जिनको उन्हीं के नेता सिद्धू जी ने पप्पू कहा था, मैं याद दिला दूं, वो राहुल गांधी जी जनेऊधारी ब्राह्मण क्यों बन के घूम रहे थे? बताइए ना, कौन सा राष्ट्रवाद? अरे बताइए ना, कौन सा राष्ट्रवाद है, कौन सा हिंदुत्ववाद है जो राहुल गांधी जनेऊधारी ब्राह्मण स्वयं को बताने लगते हैं, गोत्र बताने लगते हैं, एक ऐसा गोत्र जिसका दुनिया में किसी ने जिक्र नहीं सुना था, उल्लेख नहीं सुना था। इसलिए कम से कम बेफजूल की बातें मत करिए। आप देश को ये बताइए कि राहुल गांधी ने एक बिना ऑडियो वाले ट्वीट को, एक बिना ऑडियो वाले जिसमें कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, जिसमें किसी व्यक्ति की साधना भारती जी, साधना भारती जयराम विप्लव, साधना भारती जयराम विप्लव, क्यों झूठा ट्वीट किया? साधना भारती जयराम विप्लव, दिल खोलकर आप लोगों ने अपनी बातें कही। जी हाँ, देश का सवाल में गर्मा गर्म बहस आपने देखी। अब जाते जाते मैं केवल इतना कहना चाहूंगा, बगैर तथ्यों को जांचे परखे सोशल प्लेटफॉर्म पर कोई भी पोस्ट करना न केवल सियासत बल्कि आपको भी और हमको भी सोचना जरूरी है कि आखिर सोशल प्लेटफॉर्म पर कोई पोस्ट समाज का ताना बाना ना बिगाड़ दे। देश का सवाल में आज के लिए बस इतना ही। अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का।